आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है फोटो केमिस्ट्री। ठीक है जी। ये फिजिकल केमिस्ट्री का ही एक चैप्टर है जिसको आज हम स्टडी करेंगे। फोटो केमिस्ट्री बेसिकली ये चैप्टर जो होता है ये लाइट से लिंक्ड करता है। फोटो केमिस्ट्री क्या है? फोटो केमिस्ट्री अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन इंटरेक्शन of radiation with light, interaction of radiation with matter। ठीक है। interaction of radiation with matter resulting into physical or chemical change। physical और chemical change। बेटा, आपके पास मैटर है। मैटर के ऊपर जब लाइट फॉल करेगी तो उस मैटर में कुछ चेंजेस होंगे। ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक मैटर है। इसके ऊपर जब लाइट फॉल करेगी तो इसके अंदर दो तरह के चेंजेस हो सकते हैं। एक तो हो सकता है आपके पास फिजिकल रिएक्शन हो सकता है या फिजिकल चेंज हो सकता है। दूसरा आपके पास हो सकता है जी केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज। तो बेटा इन दोनों चेंजेस को ओवरऑल हम कह देते हैं कि ये हमारे पास फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं। क्या होते हैं जी? फोटोकेमिकल रिएक्शंस। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन दो तरह के होते हैं। जब भी लाइट फॉल करेगी किसी मैटर की सरफेस के ऊपर या मैटर के साथ उसका इंटरेक्शन होगा तो दो तरह के चेंजेस हो सकते हैं, फिजिकल या केमिकल। ठीक है। अब हम बात करें फोटोकेमिस्ट्री में, फोटो का मतलब होता है फोटॉन्स। फोटॉन्स बेसिकली हम वर्ड तब यूज करते हैं जब हम लाइट को स्टडी कर रहे होते हैं। ठीक है। तो हमारे पास दो तरह की रेडिएशंस होती हैं। रेडिएशंस की टाइप्स पहले हम स्टडी कर लेते हैं। देखिए हमारे पास बेटा दो तरह की मेन रेडिएशंस है। एक रेडिएशंस होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और दूसरी होती है हमारे पास पार्टिकल रेडिएशंस। पार्टिकल रेडिएशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस देखिए जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में आपके पास आईआर, यूवी, विजिबल, एक्सरे, गैमा रेज, माइक्रोवेव और ये सारी आ जाती हैं। ठीक है जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के अंदर। और अगर हम बात करें पार्टिकल रेडिएशंस के अंदर तो पार्टिकल रेडिएशन वो रेडिएशन होती है जब पार्टिकल जो होते हैं वो हाई वेलोसिटी से ट्रेवल करे। व्हेन पार्टिकल्स ट्रेवल विद हाई अब वेलोसिटी, लाम ट्रेवल विद हाई वेलोसिटी। लाम क्या कहते बेटा जब भी आप मीटिंग ज्वाइन करते हैं अपना माइक ऑफ रखा करें। आप लोगों को बार बार बताने की जरूरत ना पड़े मुझे बेटा। आप दूसरों के लिए डिस्टरबेंस नहीं पैदा कर सकते। ठीक है। व्हेन पार्टिकल ट्रेवल विद हाई रेडिएशंस या हाई वेलोसिटी, जब पार्टिकल जो होते हैं बेटा वो हाई स्पीड से या वेलोसिटी से ट्रेवल करते हैं तो उन्हें हम कहते हैं कि ये पार्टिकल रेडिएशंस हैं। और ये तकरीबन आप कह सकते हैं कि कुछ जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी स्पीड तकरीबन स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल हो जाती है। जैसे बीटा पार्टिकल्स होते हैं, गैमा पार्टिकल्स जो होते हैं। ठीक है। सिद्रा आपका माइक ऑन था, मीटिंग अभी आपने ज्वाइन की तो इसको जैसे ही मीटिंग ज्वाइन करते होते फौरी ऑफ कर लेते हैं। ठीक है। आप लोग मिच्योर हैं माशाल्लाह से तो इन चीजों को फोकस किया करें। देखिए पार्टिकल रेडिएशन में अल्फा पार्टिकल्स हमारे पास आ जाते हैं, फिर हमारे पास बीटा पार्टिकल्स आ जाते हैं और फिर हमारे पास गैमा पार्टिकल्स आ जाते हैं। ठीक है, या गैमा रेडिएशंस भी इन्हें कह देते हैं। तो ये बेटा तीन तरह के हमारे पास पार्टिकल रेडिएशंस थी। अब हम पहले बात कर लेते हैं फोटो फिजिकल प्रोसेस की। फोटो का मतलब आपको पता चल गया कि लाइट होता है और फिजिकल प्रोसेस बेटा वो प्रोसेस होता है जिसको आप रिवर्स कर सकते हो। ठीक है, जिसमें कोई केमिकल चेंज नहीं होता। जैसे आइस जो होती है वो पानी में कन्वर्ट हो जाती है और पानी से दोबारा आइस बन जाती है। ठीक है। तो फोटो फिजिकल प्रोसेस ऐसे प्रोसेस होते हैं जो होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, अक्कर करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट की मौजूदगी में बेटा ये प्रोसेस होते हैं, लेकिन इनके अंदर नो केमिकल चेंज, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता, नो केमिकल चेंज। ठीक हो गया।
और बेटा ये प्रोसेस जो होते हैं ये बेसिकली एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट से होते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, लाइट या रेडिएशंस एब्जॉर्ब होती हैं तो ये प्रोसेस होते हैं। ठीक है। अब ये जब लाइट एब्जॉर्ब करते हैं तो बाद में फौरी इमिशन भी होती है, इनके अंदर इमिशन ऑफ लाइट भी होती है, इमिशन ऑफ लाइट भी होती है इनके अंदर। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखें, इनका ये मान लें कि एक एटम है, ये उसके एनर्जी लेवल्स हैं। ठीक है, ये एक एटम है, उसके एनर्जी लेवल्स हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जब इलेक्ट्रॉन्स को रेडिएशंस मिलती हैं बेटा, तो ये जंप करेगा यहाँ से यहाँ पर। इसकी ये लो स्टेट एनर्जी थी और ये हाई स्टेट एनर्जी है, या यहाँ पे इसकी एनर्जी हाई है, तो लो से हाई की तरफ जाएगा एनर्जी या रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके। अब आपको भी पता है कि यहाँ पर वो अनस्टेबल है हाई स्टेट के अंदर, तो वो क्या करेगा, दोबारा से वापस आएगा और कुछ जो एनर्जी एब्जॉर्ब की थी उसे इमिट कर देगा। अब ये जो एनर्जी इमिट करता है, इसकी वजह से हमें उसका एक पार्टिकुलर कलर भी समटाइम्स नजर आ जाता है और समटाइम्स नहीं भी। ठीक है। तो अब अगर बात करें कि अगर एक मैटर जो है, ये एटम है, वो एब्जॉर्ब लाइट को फौरी इमिट कर दे, इंस्टेंटेनियसली इमिट कर दे, मतलब कहने का क्या है, जैसे ही उसने लाइट को एब्जॉर्ब किया था फौरी इमिट कर दे बेटा, तो उस प्रोसेस को हम कहते होते फ्लोरीसेंस। क्या कहेंगे, फ्लोरीसेंस। कि फौरी अगर वो लाइट को इमिट कर दे तो वो फ्लोरीसेंस कहलाता है। इसके बाद अगर हम बात करें, अगर एब्जॉर्ब्ड लाइट को वो आफ्टर सम टाइम इमिट करे, आफ्टर सम टाइम्स यानी कुछ वक्त के बाद बेटा वो उसे इमिट करे, तो इस प्रोसेस को कहते होते फास्फोरिसेंस। फास्फोरिसेंस कहते होते हैं। ठीक हो गया जी, इसे क्या कहते हैं, फास्फोरिसेंस। अब ये डिपेंड करता होता है, ये वैसे इनको हम स्टडी करेंगे अलग से, तो इसलिए तभी इसको मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। सेकंड हमारे पास रिएक्शंस होते हैं, तो ये फ्लोरिसेंस और फास्फोरिसेंस है, ये फिजिकल फिनोमिना है बेटा, ये दोनों। ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फोटो केमिकल रिएक्शंस। फोटो केमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, ये वो रिएक्शन होते हैं बेटा जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद होते हैं। लाइट एब्जॉर्ब होगी इनके अंदर भी। ठीक है। और यहाँ पर रिएक्शन होगा, रिएक्टिंग सब्सटेंसेस जो होंगी वो आपस में रिएक्ट करेंगी। ठीक है। और आप यहाँ पर कह सकते हो कि इसी सब्सटेंस की वजह से एक नई चीज भी बन सकती है, रिएक्टिंग सब्सटेंसेस जो होती हैं वो आपस में रिएक्ट करेंगी। और यहाँ पर बेटा जो यूजुअली लाइट एब्जॉर्ब होती वो आपके पास विजिबल लाइट और अल्ट्रावायलेट रीजन जो होता है मेनली इन्वॉल्व होता है। ये एमसीक्यूज पूछ लेते हैं कि फोटोकेमिकल रिएक्शन के अंदर कौन सा रीजन इन्वॉल्व होता है, तो यूवी और विजिबल ये दोनों रीजन जो होते हैं ये फोटोकेमिकल रिएक्शंस में होते हैं। ठीक है। और इस केस में क्या होता है कि लाइट जो होती है, वो लाइट एनर्जी जो होती है वो स्टोर हो जाती है सब्सटेंस के अंदर। लाइट एनर्जी जो होगी, एनर्जी स्टोर हो जाएगी सब्सटेंस के अंदर, और ये जो स्टोर एनर्जी होगी फिर ये रिएक्शन काज करवाएगी। ठीक है। और ये नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स के रिएक्शंस हो सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। एग्जांपल्स आपके पास होंगी, लाइक सिंथेसिस, किसी चीज की सिंथेसिस हो सकती है। फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो सकता है। उसके अलावा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो सकता है। ठीक हो गया। पॉलीमराइजेशन हो सकती है, आपने पढ़ा है ना, 3 स्टेप्स होते हैं, इनिशिएशन, प्रोपगेशन और टर्मिनेशन। पॉलीमराइजेशन हो सकती है। ठीक है जी। बेटा जब यूवी आपको पढ़ाई जाएगी तो आपको सोर्स ऑफ लाइट भी पता चल जाएगा। ठीक है। पॉलीमराइजेशन हो सकती है, फॉर एग्जांपल मैं आपको
जनरल एक रिएक्शन दूं, H2 + Cl2, लाइट यहाँ पर आपके पास इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट है तो HCl की फॉर्मेशन हो गई है, तो ये रिएक्शन सिंथेसिस रिएक्शन हो सकता है। ठीक है, तो ये केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसके नतीजे में एक नई सब्सटेंस बन जाती है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट होते हैं। अब हम फर्दर इनमें डिफरेंस देख लेते हैं। चलें, इसके अलावा थोड़ा सा और डिफरेंस है हमारे पास। एक रिएक्शन होते हैं थर्मोकेमिकल, थर्मोकेमिकल रिएक्शन, और दूसरे होते हैं फोटोकेमिकल। देखिए, थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर, और फोटो का मतलब होता है फोटॉन्स या लाइट। तो थर्मो का मतलब होगा, वो रिएक्शन होंगे बेटा जो जिसमें टेम्परेचर इन्वॉल्व होगा, टेम्परेचर या हीट इन्वॉल्व होगी। यहां पर आपके पास लाइट इन्वॉल्व होती है, लाइट या फोटॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। और बेटा ये रिएक्शन होते हैं, ये डार्क के अंदर भी हो जाते हैं, हमें तो सिर्फ हीट देनी है। और हीट आप हॉट प्लेट के जरिए भी दे सकते हैं, हॉट प्लेट से आप टेम्परेचर जो होता है वो सेट कर सकते हैं। जबकि फोटोकेमिकल रिएक्शन आपने देखा होगा, प्लांट्स को अगर अंधेरे में रख दे वो मुरझा जाते हैं, पौधों को अगर अंधेरे में रख दे उन्हें सनलाइट चाहिए होती है। तो ये जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं ये लाइट की प्रेजेंस में होते हैं। ठीक है, ये लाइट की प्रेजेंस में ही होंगे बेटा। किसको स्क्रीन शो नहीं हो रही इनके अलावा। इसके बाद यहाँ पर डेल्टा जी जो होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, और यहाँ पर बेटा डेल्टा जी जो है ये नेगेटिव हो भी सकता है और नहीं भी। नेगेटिव से मुराद क्या है? नेगेटिव से मुराद ये है कि यहाँ पर हीट रिलीज होती है। ठीक है, यहाँ पर हीट रिलीज होती है और ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है, जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो गई, वाटर की फॉर्मेशन हो गई, इस तरह के रिएक्शन। ठीक है, और यहाँ पर जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है बेटा ये इंटरमोलिक्यूलर कोलिजन की वजह से मिल जाती है। मॉलिक्यूल आपस में कोलिजन करते हैं और वो एनर्जी मिल जाती है इंटरमोलिक्यूलर कोलिजन की वजह से। आपस में मॉलिक्यूल्स का कोलिजन होता है और वहां से एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाती है। ठीक हो गया। और यहाँ पर जो बेटा एनर्जी होती है वो डेफिनेटली एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन से या लाइट को एब्जॉर्ब करके ही मिलती है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, लाइट होगी तो रिएक्शन होगा, लाइट नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगा। और इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग आपको चीज बताएं कि यहाँ पर जो रिएक्शन होता है, रिएक्शन मिक्सचर जो है वो सारा का सारा हीट की जद में आ जाता है। कहने का मकसद क्या है कि पूरे रिएक्शन को हीट होती है, हीट मिलती है पूरे रिएक्शन को। लेकिन जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होते हैं बेटा ये स्पेसिफिक होते हैं, ये सिलेक्टिव होते हैं। सिलेक्टिव से क्या मुराद है मैं आपको अभी समझा देता हूँ। देखें, आपके पास है H2 + Br2। अब आपको भी पता है बेटा लाइट जब फॉल करेगी तो किसकी क्लीवेज होगी? आप में से कोई बताना चाहेगा किसकी क्लीवेज होगी? जी बेटा, एनीवन, किसकी क्लीवेज होगी? बोरान की। बोरोन तो है ही नहीं, बोरोमीन की। ब- ब्रोमीन सर, ब्रोमीन। हाँ जी, बोरोमीन की क्लीवेज होगी। तो इट मींस ये सिलेक्टिव है, हाइड्रोजन का काम नहीं होगा। लेकिन हीट के केस में हाइड्रोजन भी हीट अप हो रहा होगा और बोरोमीन भी। समझ आ गई ये बात की ये सिलेक्टिविटी का मतलब होता है कि ये रिएक्शन सिलेक्टिव होते हैं फोटोकेमिकल, जबकि वो जो होते हैं वो सिलेक्टिव नहीं होते। ठीक हो गया। अच्छा, तो बेटा इसके बाद हम बात करेंगे लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। इसमें से ना यूपीएससी में से एक एमसीक्यूज पूछा गया था कि फोटो केमिस्ट्री के मेन कितने लॉज होते हैं? तो ये दो ही लॉज हैं फोटो केमिस्ट्री के मेन जो हमने स्टडी करने हैं। नंबर 1 है हमारे पास ग्रोथस ड्रॉपर लॉ, ग्रोथस ड्रॉपर लॉ। ठीक है जी, नंबर 1 ये होता है हमारे पास। अब ये क्या है? बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। देखिए, इसको ग्रोथस और ड्रॉपर ने, पहले ग्रोथस ने इसके थ्योरेटिकली पेश किया था 18 के अंदर, और इसको कंफर्म किया था ड्रॉपर ने 1839 के अंदर। ठीक है, इस लॉ के मुताबिक क्या है, ये लॉ क्या कहता है कि व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ बॉडी,
जब एक लाइट किसी बॉडी के ऊपर फॉल करती है तो अ पार्ट ऑफ लाइट, अ पार्ट ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड, उस लाइट का कुछ हिस्सा जो होगा वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ हिस्सा ट्रांसमिट हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाएगा कुछ हिस्सा, और रेस्ट ऑफ पार्ट जो होगा वो एब्जॉर्ब होगा। रेस्ट ऑफ पार्ट क्या हो जाएगा बेटा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। और इस लॉ ने ये बात की कि ओनली एब्जॉर्ब्ड लाइट जो होती है, एब्जॉर्ब्ड लाइट जो होती है, यही रीजन होती है केमिकल रिएक्शन को कॉज करने में। केमिकल रिएक्शन किस वजह से होता है जी, एब्जॉर्ब्ड लाइट की वजह से। ग्रोथस ड्रॉपर लॉ ने ये बात कर दी कि जब लाइट फॉल करती है किसी सैंपल के ऊपर तो उसमें कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब होगा, कुछ जो होगा एमिट होगा, और रेस्ट ऑफ सॉरी कुछ रिफ्लेक्ट होगा, कुछ एमिट होगा, और मेनली जो रिएक्शन होगा केमिकल वो एब्जॉर्ब लाइट की वजह से होगा। ये बात कर दी है। मैं आपको सारी चीजें वन बाय वन पहले तो समझाता हूँ। ट्रांसमिटेंस का क्या मतलब है, देखें ये लाइट आ रही थी, इसमें से पास कर जाएगी, ये ट्रांसमिटेंस होती है कि जैसे लाइट आ रही है वैसे ही पास कर जाए, ठीक है, ये ट्रांसमिटेंस है। रिफ्लेक्शन का क्या मतलब है, देखिए ये लाइट आ रही है, किसी हल्लर के साथ टकराई और दोबारा से रिफ्लेक्ट हो गई, ये रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन होगी, इसके बाद रिफ्रैक्शन। अब हमारे पास कोई हडलर होती है, रुकावट होती है, जब लाइट आ रही होती है उससे पास करती तो वो अपना जो पाथ होता है वो बेंड कर लेती है, यानी हडलर के करीब जो लाइट का पाथ होता है वो बेंड हो जाता है, ठीक है। रिफ्रैक्शन, ये रिफ्रैक्शन होती है कि लाइट जो अपना पाथ होता है वो चेंज कर लेता है, ठीक है, चेंज कर लेती है। अगर हम बात करें डिफ्रैक्शन की, कि एक स्लिट है, उसमें से जब लाइट पास करेगी तो वो अपने आप को डिफ्रैक्ट कर लेगी, फैला देगी अपने आप को, ठीक है, तो इसे डायफ्रैक्शन कहते हैं। और इसके बाद हमारे पास एब्जॉर्प्शन होता है कि लाइट आई थी और सारी की सारी एब्जॉर्ब हो गई, ये एब्जॉर्ब लाइट है। इसके बाद बेटा स्कैटरिंग, के पार्टिकल से लाइट, किसी पार्टिकल से लाइट स्कैटर हो जाती है, टकरा जाती है और चारों तरफ फैल जाती है, इसे स्कैटरिंग कहते होते हैं। ये कुछ चीजें थी जो मेरे ख्याल में आपको आनी चाहिए और अंडरस्टैंडिंग जरूरी है इनके लिए। अब ग्रोथस और ड्रॉपर लॉ का सबसे बड़ा फॉल्ट यही था कि इन्होंने ये बात कर दी कि एब्जॉर्ब्ड लाइट की वजह से केमिकल रिएक्शन होता है। आपने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है फॉस्फोरिसेंस, फॉस्फोरिसेंस और फ्लोरिसेंस। आप में से कोई बता सकता है ये फिजिकल रिएक्शंस होते हैं या केमिकल रिएक्शन होते हैं, जी बेटा, ये फिजिकल रिएक्शन है या केमिकल, मैंने बताया भी था। शाबाश जी। इतने लोग बैठे हैं किसी को भी आइडिया नहीं है, हैरत की बात है। मैंने बताया आपको। हाँ जी, फिजिकल बताया है, ठीक है। तो ये फिजिकल रिएक्शन है जी, और ये हुए किस वजह से है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट की वजह से हुए हैं ना। तो ग्रोथस और यस सर। प्रॉपर लॉ तो ये कहता है कि एब्जॉर्ब लाइट हमेशा केमिकल रिएक्शन करवाएगी, तो यहां पर वो फेल हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पर लाइट एब्जॉर्ब हुई है और यहाँ पर उसने फिजिकल रिएक्शन करवा दिया। तो ये लॉ जो है डजंट इम्प्लीमेंट या डजंट इम्प्लाई दैट एब्जॉर्ब लाइट मस्ट ऑलवेज रिजल्ट इनटू केमिकल चेंज। तो ये इस चीज को फॉलो नहीं करता कि जो लाइट एब्जॉर्ब होती है उसकी वजह से हमेशा केमिकल चेंज ही आएगा। समझ आई बात की। तो ये ऐसा कुछ भी फॉलो नहीं करता, तो ये इस लॉ का बेटा फॉल्ट था, ठीक हो गया। अब मैंने आपको एग्जांपल दे दी है फॉस्फोरिसेंस और फ्लोरिसेंस, ये फिजिकल प्रोसेस है और यहाँ पर लाइट एब्जॉर्ब हो रही है आपके सामने, और ये केमिकल रिएक्शन नहीं है, ठीक है। तो आगे वो बात करते हैं कि इट इज एब्जॉर्ब्ड observed that light energy may not be absorbed by reacting substance directly but may absorbed by some other substance। देखिए समटाइम्स क्या होता है कि लाइक ए प्लस बी है और हमारे पास कोई एक एक्स सब्सटेंस है। अब रिएक्शन तो ए और बी का होना चाहिए था,
रिएक्शन तो ए और बी का होना चाहिए था, लेकिन यहां पर लाइट जो होती है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, एक्स एक्स सब्सटेंस जो है वो अलग से लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस सब्सटेंस को हम कहते होते फोटो सेंस्टर। ठीक है। तो ये बेटा लाइट को एब्जॉर्ब करता है और फिर ये लाइट को ट्रांसफर करेगा रिएक्टेंट्स की तरफ, फिर जाकर रिएक्शन होता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते होते हैं फोटो सेंसिटाइजेशन। फोटो सेंसिटाइजेशन मैं आपको समझाता हूं। मान ले कि आपके पास है, ये लाइट है, ये कोई सब्सटेंस है। अब ये चला गया आपके पास, ये ए एक रिएक्टेंट था, ये एक्साइटेड स्टेट में चला गया और इससे प्रोडक्ट बन गया। अब देखिए ए से प्रोडक्ट बन गया, ये एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है। फोटोकेमिकल रिएक्शन है, ग्रोथर और ड्रॉपर लॉ यही कहता है कि लाइट एब्जॉर्ब होगी तो फोटोकेमिकल रिएक्शन होगा, फोटोफिजिकल रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर हम बात करें फोटोफिजिकल की, फोटोफिजिकल में क्या हो रहा है, देखिए ये एक रिएक्टेंट है, इसने लाइट को एब्जॉर्ब किया और ये एक्साइटेड स्टेट में चला गया और इससे वो ए में दोबारा से रिटर्न हो गया है, वापिस आ चुका है ए में, यानी अगेन वो रिएक्टेंट में आ चुका है और दोबारा से लाइट को एमिट कर दिया उसने। तो ये डिफरेंस होता है बेटा फोटोकेमिकल और फोटोफिजिकल प्रोसेस के अंदर। और इसकी एग्जांपल है आपके पास बहुत बड़ी, वो फ्लोरिसेंस और फॉस्फोरिसेंस, ये दोनों एग्जांपल हैं। यानी फोटोफिजिकल प्रोसेस के अंदर दोबारा से रिएक्टेंट हमें मिल जाते हैं, जबकि फोटोकेमिकल प्रोसेस के अंदर हमें दोबारा से रिएक्टेंट नहीं मिलते। ठीक हो गया जी। इसके बाद बेटा हमारे पास सेकंड फोटोकेमिस्ट्री का लॉ है, स्टार्क आइंस्टाइन, स्टार्क आइंस्टाइन लॉ ऑफ फोटो केमिकल इक्विवेलेंस। ये दो साइंटिस्ट थे, स्टार्क और दूसरा तो आपको पता है फेमस साइंटिस्ट है आइंस्टाइन। इन दोनों ने इसको स्टडी किया, इसको बताने वाला आइंस्टाइन था 1905 में, और एक्सप्लेन किया इसको 1908 के अंदर स्टार्क ने। आइंस्टाइन ने इसको बताया और स्टार्क जो था इसने इसको एक्सप्लेन किया। ये लॉ बहुत ही जबरदस्त है और बहुत से कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो आपके क्लियर करेगा ये। देखें, ये लॉ कहता है बेटा कि एवरी एवरी एटम और मॉलिक्यूल दैट टेक टेक्स पार्ट इन फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन पीसीआर से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है, एब्सॉर्ब वन क्वांटम ऑफ रेडिएशन। क्या मतलब है इसका, इसको समझने की कोशिश देखें। हमारे पास है रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स, ये हमारे पास है रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स। अब हमारे पास आपको पता है लाइट जो होती है वो ऐसे नहीं होती, लाइट हमारे पास लाइट जो होती है पैकेट्स की फॉर्म में, ऐसे लाइट होती है हमारे पास, पैकेट्स की फॉर्म के अंदर होती है। ठीक है। और ये हर एक जो पैकेट होता है उसे क्वांटम कहते हैं। ठीक है, इसे क्वांटम कहते हैं। ठीक हो गया। तो ये मॉलिक्यूल है, लाइक एक मॉलिक्यूल क्या करता है, एक लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, यानी एक क्वांटम को एब्जॉर्ब करेगा। एक मॉलिक्यूल जो एब्जॉर्ब करेगा बेटा एक क्वांटम को। ठीक हो गया। तो ये ला कहता है कि एक जो मॉलिक्यूल होगा वो एक क्वांटम को एब्जॉर्ब करेगा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। आपने आप में से कितने लोग
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से वाकिफ हैं आप में से? बेटा जरा बताएं मुझे, फिर मैं उसी हिसाब से आगे बात करूंगा। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पता है? हाँ जी, कितने लोग हैं केमिस्ट्री में? जरा हैंड रेज करें अपने। यहाँ पे ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वेरिफिकेशन दी है बेसिकली। हाँ जी, कोई भी नहीं आप में से वाकिफ है? हैंड रेज करें अपने, जूम में ऑप्शन होता है बेसिकली, या चैट में आप बताएं। हाँ जी, बीएससी में आपने पढ़ा है, एफएससी में पढ़ा है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था, पहले उसको थोड़ा समझ लेते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये कहता था कि एक मेटल है ना बेटा, मेटल के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। जब तक कि इसके ऊपर एक खास फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन फॉल नहीं करती, मान लें कि इलेक्ट्रॉन का ये एनर्जी लेवल है और ये आउट आउटर साइड है, यानी जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा मेटल से, हम मानते हैं इलेक्ट्रॉन यहां पर है, इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां लेकर जाने के लिए 20 की एनर्जी चाहिए, 20 जॉल की। ठीक हो गया? या एक खास फ्रीक्वेंसी चाहिए हमें। तो अगर मैं यहां पर 10 जॉल की एनर्जी लगाऊंगा तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि एनर्जी कम है। मैं अगर 20 जॉल की एनर्जी लगाऊंगा, फोटॉन्स वाली लाइट को यूज करूंगा, फिर इलेक्ट्रॉन जाएगा बाहर, जंप करेगा, मेटल से निकल जाएगा। इसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस बाय अ पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। एक खास किस्म की फ्रीक्वेंसी की लाइट को अगर हम लगाएंगे तो फिर इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, मैं आपको समझाता हूं। देखें, मान मान लें हमारे पास ये एटम है, इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बेटा 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए। ठीक है, मैं बाहर से यूज करता हूं 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटोन। एक फोटोन की एनर्जी होती है 4.5। तो पहला फोटोन इसके साथ टकराएगा, बहुत से फोटॉन्स है ऐसे, दूसरे की भी 4.5 है। मान लें कि मैं दो फोटॉन्स इसके साथ कोलाइड करवाता हूँ इस एटम के साथ, तो टोटल उन दोनों की एनर्जी कितनी होगी? 9। अब मुझे कोई बता सकता है कि यहां से इलेक्ट्रॉन इमिट होगा या नहीं? जी बेटा शाबाश, बताएं, पार्टिसिपेशन करनी है आपने लेक्चर में ताकि मुझे आइडिया हो। हाँ जी, इलेक्ट्रॉन इमिट होगा या नहीं? दो फोटोन हमने गिरा दिए हैं जिन, नहीं सर, नहीं नहीं हो, रिमूव होगा। नहीं होगा। यस, नहीं बेटा, बिल्कुल सही बात है, नहीं होगा। उसकी रीजन क्या है? अभी अभी हमने सर आइंस्टाइन का, अकॉर्डिंग टू द, हाँ जी, यस सर, आइंस्टाइन का लॉ। इक्विवेलेंट एनर्जी वाला प्रोटॉन वो जंप करेगा और इसके बाद वो एमिट होगा सर। हाँ जी बिल्कुल, अभी अभी हमने आइंस्टाइन का लॉ पढ़ा है बेटा, अभी पढ़ा है आपके पास, कि एक खास किस्म की फ्रीक्वेंसी चाहिए। ठीक है, क्यों? यहां से क्या पता चलता है, आपको नहीं लगता? देखे, मैं इन दोनों को अगर कलेक्टिव कर लूं तो ये 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाती है एनर्जी बेटा, इलेक्ट्रॉन निकल सकता है इसमें से। लेकिन कैसे सर, एक्सप्लेन करें, मैं आपको बताता हूं। अगर तो ये दोनों फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन से कोलाइड कर जाते तो इलेक्ट्रॉन निकल जाना था। हकीकत, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जंप करेगा। हाँ जी बेटा, बात सुने, अगर ये दोनों फोटोन जो थे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड कर जाते तो फिर इलेक्ट्रॉन ने निकल जाना था। लेकिन आइंस्टाइन ने क्या बात की है कि एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन से टकराता है या एक फोटोन को वो एब्जॉर्ब करता है। तो यहां पर आप 4.5 वाले दो फोटोन को एक इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड नहीं करवा सकते। समझ आ गई ये बात की? तो यहां से ये बात भी प्रूव हो जाती है कि आइंस्टाइन ने सही बात की थी कि एक
इलेक्ट्रॉन हमेशा एक फोटोन को एब्जॉर्ब करता है, तो इट मींस यहाँ पर 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो एब्जॉर्ब करेगा, ये वाला बेकार चला जाएगा, ये किसी के साथ भी टकराएगा नहीं। अगर तो ये भी टकरा लेता तो इसकी एनर्जी 9 हो जानी थी। तो यहां से हमें प्रूव हो जाता है आइंस्टाइन का लॉ। ठीक है जी। तो अगर जब तक हम कलेक्टिवली 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी नहीं लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा। तो यहां से हमें पता चल गया कि टू फोटॉन्स कैन नॉट कोलाइड विद सिंगल इलेक्ट्रॉन। क्लियर? ये आइंस्टाइन की बात थी। ठीक हो गया। फोटोन कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं होते बेटा, फोटोन जो होते हैं वो डिसकंटिन्यूस फॉर्म में होते हैं। आपने प्लैंक्स लॉ पढ़ा था, वो हम भी पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। डिसकंटिन्यूस फॉर्म में होते हैं, कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं होते। तो एक खास किस्म की बेटा फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन्स की कोलिजन के लिए, और हमारे पास वो जो प्लैंक्स ने इक्वेशन दी थी वो ये थी, याद होगा, एच म्यू। ये तो होती है सिर्फ वन फोटोन के लिए। ये इक्वेशन होती है बेटा एक सिंगल फोटोन की एनर्जी निकालने के लिए। अगर मेरे पास एवोगाद्रोस नंबर ऑफ फोटोन्स हो तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर एन से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। एच म्यू, एच आपको पता है प्लैंक्स कांस्टेंट, म्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, और हमें पता है म्यू इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा। सी स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा इज वेवलेंथ। ठीक है जी। तो यहां पर हम पुट कर सकते हैं एन एच सी ओवर लैम्डा। तो अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं आइंस्टाइन एंड इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू। व्हाट डू यू मीन बाय आइंस्टाइन? आइंस्टाइन क्या होता है? आइंस्टाइन क्या है बेसिकली बेटा? एनर्जी पोजेस्ड, एनर्जी पोजेस्ड बाय 1 मोल ऑफ फोटोन। एक मोल फोटोन के पास बेटा जितनी एनर्जी होती है ना, उसे एक आइंस्टाइन कहते हैं। ठीक हो गया। और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, हम इसको निकाल लेते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यूज इसकी डिफरेंट यूनिट्स के अंदर निकालते हैं, इन सीजीएस, सेंटीग्रेड, सेंटीग्राम और सेकंड। इनके अंदर सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड के अंदर हम इनकी वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। तो ये यूनिट्स होते हैं बेसिकली। तो एन यहाँ पर एवोगाद्रोस नंबर है, वो आपको पता है 6.0 टू 10⁻23। और एच की वैल्यू हो जाएगी जी, सेकंड के अंदर आप लिखोगे तो 6.262 10⁻⁻27 अर्ज सेकंड, ये एनर्जी का यूनिट होता है। और सी स्पीड ऑफ लाइट, सेंटीमीटर में चूंकि हमने डिस्टेंस लेना है, सीजीएस यूनिट्स के अंदर निकाल रहे हैं, सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक हो गया। अब यहां पर आप वैल्यू पुट करोगे, इज इक्वल टू एन एच सी ओवर लैम्डा। यहाँ पर जो आपके पास वेवलेंथ है वो हमें नहीं पता, क्योंकि हमने खास फ्रीक्वेंसी वाली वेवलेंथ यूज करनी होती है, वो फिक्स होती है। ये हम इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देते सारी, स्पीड ऑफ लाइट की भी। तो हमारे पास आंसर निकल कर आ जाएगा 11.9, 119.7 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इन सेंटीमीटर अर्ज पर मोल। तो बेटा ये एक मोल की एनर्जी निकल कर आ जाएगी। अगर उसकी वेवलेंथ आपको पता चल जाए तो फिर आप एक्यूरेटली इसको मालूम कर लेंगे। इसी तरह इसको कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे तो 1 कैलोरी होती है 4.18 जूल। तो हम कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे तो जो वैल्यू थी हमारे पास 119.7 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁶, इसको हम डिवाइड कर देंगे 4.184 से, मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁷ लैम्डा इंटू सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी कैलोरी पर मोल के अंदर। ठीक है जी। ये आ जाएगी वैल्यू, ये होगी तकरीबन 2.868। ठीक है, कैलोरी पर मोल डिवाइडेड बाय लैम्डा पर सेंटीमीटर। इसी तरह आप ऐसा यूनिट में निकाल सकते हो। ऐसा यूनिट में वैल्यूज आपको अगेन चेंज करनी पड़ती हैं। तो वो एन की वैल्यू तो सेम 6.0 टू 10⁻23,
एच की वैल्यू होती 6.626 10 रेज टू पावर -34 जॉल सेकेंड, और सी की वैल्यू 3 × 10 रेज टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी वैल्यूज आप पुट करेंगे तो ये आ जाएगी 11.97 10 रेज टू पावर -5 किलो जॉल पर मोल। ये आइंस्टाइन की न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं जो डिफरेंट यूनिट्स के अंदर डिफरेंट है, तो आपको याद रखनी पड़ेगी। आपसे इसमें से एमसीक्यूज वगैरह पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी। तो आज हमने ये पोर्शन पढ़ा है, दो इसके लॉज देखे हैं हमने, के फोटो केमिकल और फोटो फिजिकल प्रोसेस के बारे में पढ़ा है, फिर हमने थर्मो केमिकल और फोटो केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा है। तो आज के लेक्चर में आपका कोई सवाल है बेटा तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। हाँ जी, कोई सवाल?